हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है एसएससी जीडी का फुल प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा 1 मार्च 2024 को सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। और पहला क्वेश्चन हमारा, पहले रीजनिंग में देखेंगे। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए शब्द को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इनको हमें अंग्रेजी शब्दकोश में लिखना है भाई। पहला क्या है? BITER, बिटर, BIT, बिटकॉइन, बाइट, बर्ड। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो कॉमन्स होते हैं उनको हम कट कर देंगे भाई। BI और BI सभी में कट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे TR। अब कौन सबसे पहले आता है? T आता है पहले या R आता है? तो भाई R आता है। R कौन से नंबर पे? 5, मतलब 5 नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D कट जाएगा। अब देखिए 5, 3, 2 दोनों में सेम है, वो 2 और 3, तो 2 और 3 तो पक्का आएंगे ही। हमें 2 और 3 नहीं चेक करने हैं। क्लियर? अब हमें देखना है 4 और 5 में। अब यहाँ पे BITE है और यहाँ पर TER है, तो TE पहले आ जाएगा क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लेटर, तो ये बाद में आएगा। तो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे 4 वाला आएगा और फिर 1 वाला आएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रश्न मार्क के स्थान पे भाई कौन सा वो आएगा? अब देखिए यहाँ पर हैच है, फिर इसके अगले में क्या हो गया? एक स्टेप हैच बढ़ रहा है, मतलब क्लॉक वाइज एक स्टेप जो है लेटर घूम रहे हैं। तो भाई देखिए हैच इसमें यहाँ पर है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अगले वाले में क्या आना चाहिए? हैच यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पर जहाँ भी हैच है उनको देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसको कट करो। अब हम ए देखेंगे, ए इसमें यहाँ, यहाँ। अब ए कहाँ पे जाएगा? इस वाले में यहाँ पे जाएगा। तो ए जिसमें यहाँ है वो सही होगा, ये वाला गलत हो जाए इसमें और इसमें। अब कंफर्म है। अब देखिए बी और सी में क्लियर करते हैं। बी पहले यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब बी कहाँ पे आ जाएगा? अगले वाले में यहाँ पर आएगा उठ के, यहाँ पर बी आना चाहिए बिल्कुल। तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 7 लड़कियां ABCDEF और Z एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं। केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं। 7 हैं। हमेशा 2 ग्राफ बनाने की कोशिश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वो भी केंद्र की बाहर की ओर जब भी बैठेंगे तो दायां बायां हो जाएगा, बायां और दायां हो जाएगा। क्लियर? W x के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, x के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है भाई? W है। वैसे तो ये दायां होता है, लेकिन बाहर की ओर बैठेंगे तो ये बायां हो जाएगा। सेम कंडीशन, W जो है x के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। W B और C का निकटतम पड़ोसी है। W जो है B और C का निकटतम पड़ोसी कब होगा? जब वो B और C के बीच में बैठेगा। या तो B यहां पर होगा या तो C यहां पर होगा। क्लियर? 2 कंडीशंस बनेगी। ठीक है। Z B के बाईं ओर से चौथे, Z जो है B के बाईं ओर से चौथे स्थान पे, B के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1, 2, 3, 4। यहाँ पर तो x है, जबकि यहाँ पर Z को बैठना चाहिए। ये वाला हमारा गलत हो गया। तो B के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1, 2, 3, 4 कौन है भाई? Z B के बाईं ओर चौथे स्थान। आगे दे रहा Y C का निकटतम पड़ोसी नहीं। Y अगर C का नहीं है तो यहाँ पर होगा। Y जो है वो Y यहाँ पर होगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? A आपका यहाँ पर आ जाएगा। B के ठीक दाईं ओर, B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? X बैठा है। B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? X बैठा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखिए मिरर इमेज जिस प्रकार से वो अभी ABCD वाला किया था, सेम क्वेश्चन, एक स्टेप ध्यान देना। अब देखिए जब भी इसको हम वैसे करेंगे, ये तो ऊपर ही रहेगा और दोनों की चोनें ऊपर रहेंगी, और ये नजदीक है मिरर के तो नजदीक ही रहेगा। तो हमेशा
हर जगह नजदीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसके कारण कट गया क्योंकि ये नीचे की ओर हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये जो चेंजमेंट हो, अब देखिए ये नीचे की ओर है तो हमेशा नीचे की ओर चोन आएगी, तो इसमें भी नहीं हो सकता है, ये और ये सही हो सकते हैं, चांसेस है। अब ये वाला देखिए, ये वाला आपका बिल्कुल सीधे इस पार की ओर, तो बिल्कुल सीधे उस पार की ओर, ये इस पार की ओर है, ये आपका यदि इस पार की ओर एरो है तो मिरर के अकॉर्डिंग किस पार हो जाएगा, इस पार की ओर एरो हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये इसी पार की ओर एरो दिखा रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पासे को मोड़ने पर विपरीत 12 वाले फलक के विपरीत कौन है, 12 के विपरीत। अब देखिए ये ओपन डाइस है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, हमेशा याद रखें ये जो 3 है वो 9 के विपरीत होगा, 3 किसके विपरीत होगा भाई, 9 के विपरीत होगा, और हमेशा एक को छोड़ के दूसरा वाला, मतलब 12 किसके विपरीत होगा, 15 के। 12 किसके विपरीत हो जाएगा भाई, 15 के, और 6 किसके विपरीत हो जाएगा, 18 के। 6 किसके विपरीत हो जाएगा, 18 के। किसके विपरीत पूछा है, 12 के विपरीत, 12 के विपरीत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, थोड़ा जूम आउट करते हैं। कौन सा कथन और निष्कर्ष के तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। पहला कथन क्या है, सभी एफ यस है, कुछ यस आर। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने अभी पढ़ा था पहले, कभी भी आपके अगर कथन पॉजिटिव हैं, कथन कैसे हैं, कथन अगर पॉजिटिव हैं, सकारात्मक जिसको बोल सकते हैं, कैसे, सकारात्मक, तो निष्कर्ष भी कैसे होंगे उनके, सकारात्मक होंगे। नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं होंगे, और इसमें जो निष्कर्ष दिए हैं वो नकारात्मक दिए हैं, मतलब निगेटिव है, कुछ आर एफ नहीं है, गलत। जब इसमें पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ भी पॉजिटिव आने चाहिए, तीनों गलत हैं। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, हमेशा छोटा लॉजिक याद करना चाहिए, पॉजिटिव कथन का पॉजिटिव निष्कर्ष होगा, निगेटिव का निगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस इसमें बहुत ही आते हैं। अब देखिए यहाँ से ये बिल्कुल ब्लॉक है, और यहाँ पर देख रहे हो ये बीच में थोड़ा खाली है, तो ये पहले एक स्टेप इस पार गया, और ये वाला यहाँ पे गया, ये वाला उठ के यहाँ, ये वाला, तो अगले में देखो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, अब अगले में कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल ही ब्लॉक वाला जाएगा, बिल्कुल ही ब्लॉक वाला। यहाँ पर कहाँ कहाँ देखो, इसमें भी खुला है, इसमें भी ब्लॉक है, इसमें भी ब्लॉक है, इसमें, तो ये वाला गलत हो गया। अब ये इस पार की ओर जाएगा भाई, ये इस पार की ओर जा रहा है, और ये इस पार की, तो ये वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल खुला वाला, तो ये कहाँ पे भाई, इसमें, तो ये इसमें है भी नहीं, ये भी गलत है, ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है परजुरी को 113 लिख रहे हैं भाई, डिसेप्शन को 91 लिख रहे हैं, तो कूट भाषा में विटनेस को क्या लिखें। अकॉर्डिंग में देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो इनके जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके देख लो। अब जैसे पी कितने पे आता है, 16 पे, 5, 18, 10, 21, 18 और कितना होता है 22, 25। अब जोड़ेंगे 6, 5, 11, 8, 19, 20, 20 और 8, 5, 13, 33, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 3, 11, 113 होगा, बिल्कुल कितना हो रहा है 113। आपसे विटनेस का पूछा है, किसका, डब्ल्यू का कितना होता है 23, आई का 9, टी 20, एन 14, ई 5 पे, यस 19 और 19। देखिए इनके इकाई अंक अलग अलग हैं सभी के, केवल इकाई अंक जोड़ के ही बता सकते हैं। 9, 3, 12, 4, 16 और 16, 5, 21, 9, 30, 9, 40। कैरी आपका 3, 9 किस में है भाई, 109, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 3, 10, 109 ही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है आपका पेपर कटिंग का है। पेपर कटिंग बहुत ईजी है भाई। अब देखिए कभी भी इसको जब हम उस पार ओपन करेंगे तो जस्ट यहाँ पर एक तो बिल्कुल जस्ट बनेगा, और ये जो गोला है वो थोड़ा ऊपर बनेगा। त्रिभुज
ऐसे बनेगा, ये जो है नीचे, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। जस्ट देखिए गोला जो है दूर दूर होने चाहिए, सभी में दूर है भाई, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा स्पेस आपको, जब ये ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे ना, जब यही आपको ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो ये जो है चोन बिल्कुल ऊपर जानी चाहिए, लास्ट में जो है चोन ऊपर जानी चाहिए, ये वाला बिल्कुल गलत है, ठीक। अब दूसरा वाला जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये चोन नीचे की ओर आनी चाहिए, सभी में आ रही है। देखिए बहुत ही बारीक गलतियां होंगी इनमें। अब जैसे ये गोले हैं, ये नजदीक होने चाहिए भाई, जब इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पे नजदीक आ रहा है ना, ये गोला नजदीक बिल्कुल आएगा ना इसके, और जब ये नजदीक आएगा तो यहाँ पर भी नजदीक बनना चाहिए, ये इतनी दूर नहीं बनना चाहिए, नजदीक वाले। इन दोनों में से अब देखिए क्या है, अब देखिए इसमें केवल 3 ही दिए हैं जबकि ये 4 बनेंगे भाई, डबल यहाँ पर है तो डबल यहाँ भी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी कट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें अक्षरों को भरना है समूह में। क्या हो रहा है भाई, ए बी बी डैश डी, ए बी बी सी डैश, ए बी बी डैश डी, ए बी बी, मतलब ए बी बी सी डी, कौन सी सीरीज बन रही है, ए बी बी सी डी, फिर ए बी बी सी डी, यही तो सीरीज बन रही है, यही तो बन रही है। तो क्या बनेंगे, ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी ए, मतलब सी डी सी बी ए, 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 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किनको बदलना है समीकरण में, आपको भाग और गुणे को बदलना है। तो देखिए बदल के भाई, पहले को ही बदल के देखते हैं। 7 6 की जगह पे हम क्या करेंगे 5, और डिवाइड की जगह पे मल्टीपल 4, और गुणे की जगह पे डिवाइड, और 2 और 5 की जगह पे हमें 6 करना है, बराबर में कितना आ जाना चाहिए 3। तो इसको 7 माइनस 5 और गुणे में कितना बचा 2 और प्लस का 6, 7 और 6 13, 13 से 10 गया भाई, कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए, तो 3 बराबर 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको चुनना। देखिए ए है, ए के पहले क्या आता है भाई, जेड आता है, जेड के पहले बाई, बाई के पहले एक्स, और एक्स के पहले क्या आता है डब्ल्यू आता है, एम एन क्रॉस, क्यू के पहले पी, पी के पहले ओ के पहले एन, एन के पहले क्या आता है भाई, एन के पहले आता है एम। ये डब्ल्यू आर है, यहाँ पर डब्ल्यू एम है, तो क्या आना चाहिए डब्ल्यू एम आई आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 8 व्यक्ति हैं, थोड़ा जूम कर लो ताकि साफ दिखे। कह रहा है 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा वर्गाकार है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्वेश्चन मैं अपने पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, शायद अभी नहीं पढ़ा होगा उसमें सिटिंग अरेंजमेंट वाले में। कह रहा सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर बैठे, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी और वे दोनों एक ही तरफ। रीना रोहित के दाईं ओर, मतलब रोहित के दाईं ओर कौन है, रीना है, ठीक है। आगे दाईं ओर बैठी है मोनिका, उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर। अब कविता और मोनिका दोनों नहीं है। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पे, रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पे 1, 2, 3, 4 कौन है भाई, मोनिका। तो मोनिका को यहाँ, और मोनिका का चेहरा किस पार है भाई, क्या कह रहे हैं भाई कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर दूसरे, मतलब रोहित जो है कविता के बाईं ओर दूसरे, मतलब कविता यहाँ पर होगी ना, तभी तो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर मोनिका रोहित होगा। विकास और उमेश के बीच में, और मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पे, क्लियर हो गया है। अगला क्या है, मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है और कोई
उमेश रोहित के आसन्न है। रोहित के आसन्न का मतलब पड़ोस में कौन है भाई? उमेश। और क्या दे रहा है? मोनिका रीना के दाईं ओर से हो गया है। विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे। उमेश और विकास मतलब अगर दो व्यक्ति इस पार बैठे तो यहाँ पर विकास होना चाहिए, ऑलरेडी कविता है। तो उमेश और विकास को यहाँ पर, अभी तो उमेश और विकास के बीच में दो व्यक्ति बैठ सकते हैं। मोनिका और रमन के बीच में केवल, मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, ये खाली ये खाली, तो रमन को यहाँ पर हम कर देंगे। मोनिका और रमन के बीच में कितने लोग हो जाएंगे भाई? एक लोग। बचा कौन है? प्रिया बची है, प्रिया को हम यहाँ पर बिठा देंगे। अब क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका ये है, उमेश के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, उमेश के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई? रीना बैठी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे जिस प्रकार से पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से संबंधित है, इसी प्रकार पांचवा जो है छठे से संबंधित होगा। कौन सा? देखिए यफ के पहले क्या आता है? ई। ए के बाद में क्या आता है? बी। यम के पहले आता है यल, आई के बाद में आता है जी। मतलब -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, यही तो सीरीज चल रही है भाई। अब -1 डी से 1 माइनस करेंगे तो सी, आई में 1 प्लस करेंगे तो जे, यन में 1 माइनस करेंगे तो यन, यम, और यन में 1 जोड़ेंगे तो यम, ई में 1 माइनस करेंगे तो डी, और आर में 1 जोड़ेंगे तो यस। CJMODS, CJMODS, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? अगला आपको चयन करना 113, 115, 119, एक। अब देखिए यहाँ पे 113 में कितना जुड़ रहा है भाई? +2, फिर +4, और यहाँ पर +10 हो रहा है। तो इसके पहले कुछ हुआ होगा, +6 और +8, सीरीज बन जाएगी। तो 19 से कितना होता है भाई? 25। इससे कितना होता है? 25। तो 125 आना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्याएं एक एक्स्ट्रा में जुड़ रही है भाई। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रुक जा। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है। कौन कह रहा है? जो कहे उसका पहले बना लो भाई। रमन को यहाँ पे बिठाओ। रमन क्या कहता है? रमन कहता है कि वह मेरे इकलौते बेटे, इकलौते, रमन का कोई इकलौता बेटा है, बेटे के पिता, बेटे के पिता की मतलब रमन खुद की इकलौती बहू, मतलब उसके बेटे की वाइफ, बहू का इकलौता बेटा है मतलब उसके बेटे का बेटा, मतलब उसका पोता है। उस आदमी का रमन से क्या संबंध है? वो आदमी रमन से किस प्रकार संबंध है? वो आदमी रमन का पोता, मतलब उसके बेटे का बेटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही। कभी कभी पोता नहीं देंगे भाई, बेटे का बेटा दे देगा। क्लियर? अगला देखिए भाई, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ABCD की जगह पे हमें क्या रखना है? मार्क्स रखने हैं, जोड़ घटाना वाले। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 20A 25, 20 70 C 7, मतलब हो सकता है यहाँ पर। अब देखिए 20 -25 क्योंकि 5 बच रहा है, प्लस का 70 डिवाइड बाई 7, बराबर में कितना आना चाहिए? 5। 7.70 प्लस का और माइनस का 5, प्लस का 5 बचा। कितना बचा? प्लस का 5, जबकि बच रहा है। यही इसमें रखते हैं भाई। 30 - 40 प्लस का 75 डिवाइड बाई 15 है ना, 15 बचे 75 प्लस का 5 माइनस का 10, तो माइनस का 5, ये भी सही है। तो सेम इसमें भी रखेंगे 4 - 10 प्लस का 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर कितना बचा? माइनस का 6 और प्लस का 2 चौके 8 4, तो कितना बच गया भाई? माइनस का 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक निश्चित कूट भाषा में FBI को 324, HFG को 1008, TBD को क्या लिखें?
देखिए देखिए जब कम लिखते हैं तो जोड़ कर लिखते हैं, जब ज्यादा लिखेंगे तो जायज है कि इसमें गुणा हुई होगी। 6, 2 और 9, 6 दूनी 12, 12 नेमा 108। अब देखिए 108 और 324 में क्या रिलेशन है, मतलब इनका 3 से और मल्टीपल, 3 संख्या है मतलब 3 लेटर्स हैं तो 3 से और गुणा करेंगे, 3 8 24, 3 1 कम 3, 324 आ गया। सेम H है 8 पे, F 6 और यहाँ पे 7, 7 छंग 42, 8 गुणे में 42 करेंगे, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32 और 1 33। अब 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 18, 3 3 10, 3 3 10, 1008 आ गया, मतलब उनका मल्टीपल, फिर 3 संख्या है तो 3 से गुणा। सेम TBD 20 2 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 160 और 3 से गुणा करेंगे, 16 48, 480। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अगली संख्या याद करनी है। क्या याद करनी है भाई, अगली। देखिए यहाँ पर 21 को 66 लिख रहे हैं ना, 21 को 66 लिख रहे हैं, तो 21 गुणे में 3, 3 1 कम 3, 3 2 6 63 प्लस 3 कर दें भाई, 66 हो जाएगा, मतलब गुणे में 3 प्लस का 3। अब 66 का 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 18, 3 18 और 198 हुआ है, जबकि यहाँ पर 204 है, मतलब इसमें कितना हुआ है, प्लस का 6 हुआ है, मतलब गुणे में 3 और प्लस का 6 हुआ है। सेम इसमें देखिए 204 का हम अगर गुणा करें 3 से, 204 गुणे में 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, कितना जुड़ रहा है भाई, 12 8 3 9, मतलब गुणे में 3 और प्लस का 9, और इसमें भी क्या हुआ होगा, गुणे में 3 और प्लस 3 दूनी 6, 3 या 9 चौके 9, 3 चौके 12। अब कितना जुड़ेगा भाई, 3 से गुणा करेंगे और प्लस क्या करेंगे भाई, 15, प्लस क्या करेंगे 15 करेंगे, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5, 3 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और जब 15 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये आपके दो ऑप्शन कट गए। अब बचा क्या, 56 40 आएगा या तो 57 आएगा, तो हम 3 से गुणा करते हैं भाई, 1875 गुणे 3 और प्लस में 15, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, मतलब 25 और 15 कितना होता है, 40 होता है, लास्ट में 25 आ रहा है तो 25 और 15 40। क्लियर, 5640 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 5640 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तेरा संबंध पूछ रहा है, बड़ोदरा का संबंध है बरगद का शहर, कटक का संबंध है सिल्वर सिटी। जैसे बड़ोदरा प्रसिद्ध है बरगद के शहर के लिए, कटक प्रसिद्ध है सिल्वर सिटी के लिए, धनबाद झारखंड, धनबाद कहाँ है भाई, झारखंड में है, और ये किसके लिए भाई, कोयले के लिए, किसके लिए, कोयले के लिए। ना तो ये डायमंड सिटी है, ना तो ये पर्ल सिटी है, ना तो आपकी रूबी सिटी है, कौन सी है, कोल सिटी है। क्या है, कोल सिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जीएस के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जीएस में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है शास्त्रीय, ऑप्शन सी है कथकली, ऑप्शन डी है भारतनाट्यम। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शास्त्रीय या जिसे सतारिया कहते हैं। इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। यह नृत्य आपका असम का है। कहाँ का है, असम का यह नृत्य है। कौन सा, शास्त्रीय या फिर सतारिया। आप और ध्यान रखिए, बिहू, बिहू कहाँ का है आपका, असम का है। वहीं काली गोपाल, काली गोपाल, काली गोपाल कहाँ का है, तो ये भी आपका असम का ही है। ठीक है, ऐसे कुछ ध्यान रख सकते हो। बिहू को बहू समझ लीजिए, और काली गोपाल का मतलब गोपाल की काली बहू। तो ये दोनों के दोनों डांस आपके कहाँ के होंगे, असम के होंगे। ठीक है, वही कथक समझते हैं, कथक भाई यूपी का, अर्थात बोल सकते हो उत्तर भारत का ये एक शास्त्रीय डांस है। ठीक है, कथक से संबंधित कुछ ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, जैसे बिरजू महाराज। जैसे बिरजू महाराज जो है वो आपके कथक से ही संबंधित हैं। कौन, बिरजू महाराज। लक्षण महाराज, लक्षण महाराज, तो ये भी कहाँ से संबंधित हैं, तो ये भी आपके
कथक से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो दो नाम आपको जो है कथक से ध्यान रखना है। ओके, फिर कथकली आपका कहाँ का है, तो कथकली केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। कृष्णाट्टम भी आपका कहाँ का है, केरल का ही है, कृष्णाट्टम। ठीक है ना, ये भी डांस कहाँ का है आपका, केरल का डांस है। फिर आ जाइए भरतनाट्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तमिल का है। तमिल का मतलब तमिलनाडु का डांस है। इससे संबंधित जो है, जो भरतनाट्यम है, ये बेसिकली जो है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे आपने नाम सुना होगा यामिनी, यामिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये जो है इससे संबंधित है, बहुत फेमस डांसर है ये भरतनाट्यम की। ठीक है ना, और ध्यान रख सकते हो मल्लिका, मल्लिका, मल्लिका साराभाई। कौन, मल्लिका साराभाई जो है वो भी इसी डांस से ही संबंध रखती हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है करा डैश, जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। करा यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे वही भरा जाएगा जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इनमें से कौन सा होता है, राजा। भाई राजा तो जब भारत आजाद हो गया था तो राजा का पद तो पहले से ही समाप्त कर दिया गया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति, न्यायाधीश। भाई न्यायाधीश जो होता है, जो सीजेआई होता है, वो आपका कोर्ट का प्रमुख होता है, लेकिन भैया वो कह रहा है भारत का संवैधानिक प्रमुख, ये हो सकता है। ऑप्शन से आपका कट गया। गृह मंत्री बिल्कुल गलत जवाब है, ऑप्शन आपका बी यानी कि राष्ट्रपति इसका राइट जवाब होना चाहिए। ठीक है ना, अगर पूछे भारत का संवैधानिक प्रमुख तो आंसर आपका राष्ट्रपति आएगा। वहीं अगर संविधान हटा दे, क्या करे, पूछे खाली भारत का प्रमुख, क्या पूछे, भारत का प्रमुख पूछे, भारत का प्रमुख पूछे, अथवा सरकार का प्रमुख पूछे, अथवा सरकार का प्रमुख पूछे। ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या होगा, तो जवाब आपका पीएम होगा। तो जवाब आपका क्या होगा, पीएम होगा। या पूछे भारत का जो है नहीं कि किसमें भारत की वास्तविक शक्ति निहित होती है, जो वास्तविक शक्ति निहित होती है वो आपके पीएम में ही होती है, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, पीएम ही इसका राइट जवाब होना चाहिए। ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है वो भाग जो है 5, संविधान के भाग 5 में आता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के साथ साथ में आपका उपराष्ट्रपति, आपका कौन सा, उप राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या राज्यपाल, इन सभी का जो पद है वो भारत में किसके संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड का जो संविधान है, जो किसका है, जो आयरलैंड का संविधान है, तो इस देश से लिए गए हैं ये तीनों के तीनों पद। कौन से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए राष्ट्रपति जो है संसद का भाग होता है, किसका भाग होता है, संसद के 3 भाग होते हैं। एक तो अपना क्या होता है, राष्ट्रपति, फिर एक क्या होता है आप लोकसभा, फिर एक क्या होता है राज्यसभा। तो ये 3 भाग हो गए किसके, संसद के। पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रपति जो संसद का भाग होता है कि नहीं होता है, तो जस्ट मैं बता रहा हूं भाई होता है, लेकिन ये फिर भी संसद में नहीं बैठता क्योंकि इसके लिए एक आलीशान महल बना होता है जिसको हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। ठीक है ना, इससे संबंधित कुछ और ध्यान रखिए। अगर पूछे राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अगर पूछे राष्ट्रपति जो है शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है, तो अनुच्छेद 60 के तहत क्या लेता है राष्ट्रपति, शपथ लेता है। फिर जैसे शपथ लेगा, ठीक 60 के बाद में क्या आता है 61 में महाभियोग, किसका वर्णन है, महाभियोग, किसका वर्णन है भाई, महाभियोग, जिसको हम इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं, तो वो अनुच्छेद 61 में है। फिर अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट है, तो इसमें राष्ट्रपति को जो क्षमादान शक्ति है, कैसी शक्ति है,
क्षमा दान शक्ति जो है तो वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत ही दी जाती है और राष्ट्रपति 5 तरीके से किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। ठीक है ना। एक अनुच्छेद राष्ट्रपति से और ध्यान रख सकते हो, 143 किसमें, क्या 143 में है, 143 में राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि जो हमारी न्यायपालिका होती है तो उससे सुझाव मांग सकता है, उससे सलाह मांग सकता है। अर्थात एससी जो होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, तो उससे क्या राष्ट्रपति मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। एक और ध्यान रखिए, 123 अनुच्छेद ध्यान रखिए, 123 में क्या है कि क्या बोलते हैं, जो अध्यादेश होता है, क्या होता है आपका, जो अध्यादेश होता है तो उसको राष्ट्रपति जारी कर सकता है, किसके तहत, 123 के तहत। ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन में हमने राष्ट्रपति को जो है लगभग में कंप्लीट कर लिया है मोटे तौर पे। ठीक है ना। चलिए, एक चीज और अच्छा पूछा जाता है कि भाई जो संयुक्त बैठक क्या होती है, जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाता कौन है, तो उसको भी राष्ट्रपति ही बुलाएगा। लेकिन पूछे अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन पूछे कि बुलाएगा कौन, तो भैया राष्ट्रपति ही आपका बुलाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी है 3। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 वंदे भारत ट्रेनों को जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाई, मतलब उन्हें रवाना किया, उनकी शुरुआत की। ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन है क्या। सबसे पहले इसका नाम ट्रेन 18 था। क्या नाम था, ट्रेन 18। ठीक है ना। इसका पुराना नाम क्या है, ट्रेन 18 है। और जो वंदे भारत ट्रेन है ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। क्या है, ट्रेन है। ठीक है ना। इतना ही नहीं, ये भारत की पहली इंजनलेस, कैसी इंजनलेस का मतलब है जिसमें इंजन नहीं है, ट्रेन इंजनलेस ट्रेन है। ठीक है ना, इंजनलेस ट्रेन है। ओके। चलिए, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक और ध्यान रखो कि भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात कही जा रही है। भारत में जो बुलेट ट्रेन है, पहली बुलेट ट्रेन आपकी कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, तो मुंबई से, कहाँ से, मुंबई से, और जो आपका अहमदाबाद है, क्या है, अहमदाबाद है, तो वहां तक जो है आपकी ये ट्रेन चलाई जाएगी। और इसमें ये जो बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट है, इसे एक तो भारत किसके साथ में मिलकर कर रहा है, तो जापान के साथ में इस प्रोजेक्ट को जो है पूरा किया जा रहा है। ये जापान देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस नृत्य शैली में तांडव और लाश दोनों का समावेश होता है। ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी है ओडिसी, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है भारतनाट्यम। ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुरी। क्या राइट जवाब होगा इसका, ऑप्शन ए मणिपुरी इसका राइट जवाब होगा। इन ऑप्शन के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र ये तो इंग्लिश में लिखा है, लॉन्च किया। किस ईयर पूछ रहा है, 2023 में, 2021 में, 2022 में, 2020 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2023 में। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ध्यान रखना है, किसने, वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है ये जारी किया था। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है ये रियल आपका जो एग्जाम हुआ था SSC GD 2023
2024 में जो हुआ था। तो देखो 1 साल पहले का करंट अफेयर पूछ रहा है ना, 2023 का इसने पूछा, तो ऐसे 2025 का आप एग्जाम देने वाले हैं तो 2024 में जो योजनाएं आपकी इंपॉर्टेंट या न्यूज में रही है तो उनको कवर करके जाना है, क्योंकि जो योजना पूछेगा वो 2024 की ही पूछेगा, ठीक है ना। और योजनाओं से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट में वहां पे देख सकते हैं। तो वहां पे एक सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया हुआ जिसमें 2024 की सारी योजना जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने कवर करवाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश विलय नीति, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी। लॉर्ड क्लाइव द्वारा तैयार की गई थी, या लॉर्ड बेलेस्ली या बेलेस्ली जिसे कहते हैं उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था, या लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था, या लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा तैयार किया गया था। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत में 1848 से और लगभग में 1853 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है इस नीति को लागू करता है। किस नीति को? मैं थोड़ा सा इससे समझाना चाहूंगा। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। इसने सबसे पहले क्या किया? विलय नीति। ये विलय नीति है क्या? इसका दूसरा नाम विलय नीति का है क्या बोलते हैं भाई? राज्य हड़पने की नीति। इसका दूसरा नाम क्या है? राज्य हड़पने की नीति। इसके 2 नाम है, ठीक है ना। ओके, कब लाई गई है? तो 1848 में लाई गई। और इसके तहत सबसे पहले कौन से राज्य का विलय किया गया? तो आपका सतारा। किस राज्य का विलय किया गया? सतारा, जो कि पड़ता कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सतारा के अलावा में भी जैसे झांसी, जैसे आपने सुना होगा क्या, यूपी का जो झांसी है तो उसका विलय कर लिया गया। फिर उसके बाद में और भी कई है, उदयपुर है आपका, उदयपुर है, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाला ध्यान रखोगे आप, अवध। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? अवध है। और 1856 में इसका क्या किया जाता है? विलय किया जाता है, ठीक है ना। इससे संबंधित कुछ और देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी, आपने पढ़ा होगा कि भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई वो लॉर्ड डलहौजी ही था। और कब चलाई गई? तो 1900 आ जाता, पता नहीं दिमाग में कहां से, 1853 में चलाई गई। कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे के मध्य। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के मध्य। और 34 किलोमीटर के बीच, कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। और जिस कंपनी ने इसको चलाया था, इस प्रोजेक्ट को पूरा किया था, उसका नाम था इंडियन, क्या नाम था? नाम ध्यान रखना, कठिन क्वेश्चन बना तो बनेगा यहां से, इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है ना। इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम है लॉर्ड डलहौजी के। कौन कौन से? तो इसने भारत में जो डाक व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था थी? डाक व्यवस्था थी, तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार किया। प्लस टेलीग्राफ, प्लस और माँ मैंने बना दिया, फा बनाना मुझे है, टेलीग्राफ। तो इन चीजों पर भी इसने बहुत ज्यादा फोकस किया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये गवर्नर जनरल है, क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी इसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा एक ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है। इस क्वेश्चन को समझना, आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है फिर भी आप इसका आंसर दे लेंगे। कह रहा जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि, और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी के रूप में करता है। कह रहा जब तक कि ऋण की भुगतान नहीं हो जाता, तो कह रहा उसको क्या कहेंगे? जो ऐसी संपत्ति होगी तो कह रहा उस संपत्ति को क्या कहेंगे? देनदारियां कहेंगे, समर्थक ऋणाधार कहेंगे, या ऋण कहेंगे, या स्थायी परिसंपत्तियां कहेंगे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समर्थक ऋणाधार। इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा।
ये क्वेश्चन एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम मान लो ये बैंक है, क्या है, ये बैंक है, ठीक है ना, बहुत आसान है, बस समझना है, ये बैंक है। कह रहा है कि हम जब लोन लेते हैं, जब क्या कह रहा है कि जब हम लोन लेते हैं बैंक से, तो जैसे मान लो मैं बैंक के पास चला गया, मैंने कहा कि भाई 5 लाख का मुझे क्या चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, तो भाई बैंक बोलता है कि भाई आप गारंटी के रूप में क्या रखेंगे, आपके पास क्या कोई सोना है, गोल्ड है, गोल्ड नहीं तो क्या खेत है आपके पास, क्या है, खेत है। तो कह रहा है कि जो गारंटी के रूप में चीज हम रखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समर्थक ऋणाधार, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान था, अगर आप समझ जाते तो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह भारतीय संविधान में उल्लिखित है। कह रहा ये क्या है इनमें से, ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी आर्थिक कर्तव्य है, या ऑप्शन डी नीति निदेशक सिद्धांत है। तो इसमें से जिसका राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, मौलिक कर्तव्य। ये चीजें दी गई हैं, ये क्या है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जोड़े कब गए, तो भाई 1976 में जोड़े गए। कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पे मुझे मिटाना पड़ेगा, कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये जोड़े गए। कब, तो 1976 में, ठीक है ना। कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन एक और जो है बाद में जोड़ दिया गया। ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया आपका सन 2002 में 85वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। और कौन सा, तो जो 6 से 8 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पूरा डिटेल रहा है किसके बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद भी इनका जान लीजिए, तो अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कितने, 11 हैं, जब जोड़े गए थे तो उनकी संख्या कितनी थी, 10 थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। कह रहा इन्होंने जो है किस क्षेत्र में योगदान दिया, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान दिया, या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान दिया, या कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में योगदान दिया, अथवा अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में योगदान दिया। तो इन्होंने जो योगदान दिया वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया। आपको पता होगा जिसे हम हरित क्रांति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरित क्रांति बोलते हैं। तो अगर पूछे कि हरित क्रांति का जनक कौन है, अगर विश्व की बात करें तो आंसर आपका यही होगा। क्या आंसर होगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो आंसर आपका नॉर्मन ई बोरलॉग होगा। लेकिन अगर पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर आपका एस स्वामीनाथन होगा। क्या होगा, एस स्वामीनाथन आंसर होगा। लेकिन अगर पूछे हरित क्रांति शब्द दिया किसने था, तो आंसर आपका होगा विलियम गॉड। क्या आंसर होगा, विलियम गॉड आपका क्या होगा, ये आंसर आपका होगा, ठीक है ना। 3 यहां से आपके आंसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप समझोगे तो, नहीं समझोगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। भाई इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया, हरित क्रांति इनमें से बताइए किस क्षेत्र में आई, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आई, नहीं भाई कृषि क्षेत्र में ही तो आई थी। भारत में कब हरित क्रांति शुरू की गई, तो 1966 में भारत में हरित क्रांति शुरू की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन ए है फुटबॉल से, ऑप्शन बी है घुड़दौड़ से, ऑप्शन सी है हॉकी से, ऑप्शन डी है मोटर रेस से।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित है। ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है अगर खाली पूछे आगा, आगा खान, मतलब अंक की बिंदी यहाँ पे ना लगाए तो आंसर आपका हॉकी होगा, लेकिन अगर अंक की बिंदी लगा दी तो आंसर आपका हॉकी ना होके फुटबॉल होगा, क्योंकि जो आगा खान कप है तो वो फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन अगर यहाँ पे बिंदी हटा दे, आगा बोले खाली, तो आंसर आपका क्या होगा, हॉकी अभी भी होगा। ठीक है ना। फुटबॉल जो है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हम ट्रॉफियां देख लेते हैं जिन्हें टूर्नामेंट बोलते हैं। तो आपने सुना होगा जो सुबर्तो कप है, कौन सा, सुबर्तो, जो सुबर्तो कप है वो भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। फिर संतोष ट्रॉफी है या जिसे संतोष कप बोल देते हैं, तो वो भी आपका किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। फिर आपका डूरंड कप, कौन सा, डूरंड जो कप होता, सॉरी डूरंड जो कप है तो वो भी आपका किससे संबंधित है, फुटबॉल से ही संबंधित है। ओके चलिए, वही हॉकी है, हॉकी से एक नाम ध्यान रखोगे, मेजर ध्यानचंद, कौन, मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। तो इन्हें भारत में हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। या 2024 में 4 लोगों को दिया गया, कितने लोगों को, इंपॉर्टेंट है भाई, 2024 में 4 लोगों को, एक तो डी गुकेश को दिया गया, किसे, डी गुकेश को दिया गया, जो कि किससे संबंधित है, तो शतरंज खिलाड़ी हैं, किससे, शतरंज खिलाड़ी हैं। फिर इसके बाद में मनु भाकर को दिया गया, किसे, मनु भाकर को दिया गया, हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये शूटर है, शूटर बोले तो निशानेबाज, शूटर बोले तो क्या होगा, निशानेबाज हैं, ठीक है ना। फिर PR सीरीजेस, PR सीरीजेस, ठीक है ना। तो ये क्या खेलते हैं, ये आपके आई थिंक क्या खेलते हैं भाई, PR सीरीजेस, नहीं हॉकी खेलते हैं, क्या खेलते हैं, एक बार भाई चेक कर लेना, मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, आई थिंक तो हॉकी ही खेलते हैं, ठीक है ना। तो एक का मुझे नाम ध्यान नहीं है, आप गूगल सर्च कर सकते हो या किसी और की भी सहायता ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है, ऑप्शन ए है 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, आश्रित। आश्रित किन्हें बोलते हैं, जिनकी उम्र 0 से 16 वर्ष तक की होती है, या ऑप्शन बी 0 से 18 वर्ष तक की होती है, या ऑप्शन सी कह रहा है 0 से 14 वर्ष तक की होती है, या ऑप्शन डी कह रहा है 0 से 21 वर्ष तक की होती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनकी उम्र, भारत में जिनकी उम्र 0 से 14 वर्ष तक की होती है उन्हें हम आश्रित के तहत ही रखते हैं। किसके तहत, आश्रित के तहत ही उन्हें हम रखते हैं, ठीक है। फिर अनाश्रित की उम्र क्या होगी, अनाश्रित की उम्र क्या होगी, तो अनाश्रित की उम्र होगी 15 से 59 वर्ष, और फिर से अगर 60 वर्ष कंप्लीट हो गए तो उसके बाद में फिर से ये आश्रित, क्योंकि फिर कोई भी व्यक्ति है फिर उसकी एज ज्यादा हो जाती है, ओवर एज हो जाती है, तो उसको भी हम किसमें, आश्रित में ही काउंट करते हैं। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या हो गया भाई, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। अरे हट जा भाई, तो मुझे भाई सब पैक करना पड़ेगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इशू आ गया था, हट जा भाई, मक्खी बैठ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। कह रहा ऑप्शन ए कह रहा हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन ए कह रहा हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी कह रहा मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी कह रहा है केरल है, ऑप्शन डी कह रहा सिक्किम। तो इसमें से राइट जवाब क्या हो जाएगा,
तो इसमें से राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, समझा देते हैं। अगर पूछे राज्य में पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला, कम जनसंख्या, अगर सबसे कम जनसंख्या वाला पूछे तो अभी तो बता चुका हूं क्या होगा आपका, तो आंसर होगा आपका सिक्किम। तो क्या आंसर होगा? सिक्किम होगा। वहीं अगर क्या पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछे तो आपका नो डाउट आंसर क्या होगा? यूपी होगा, ठीक है ना। अगर पूछे क्षेत्रफल के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा होगा, तो राज्य आपका राजस्थान होगा। कौन सा होगा? राजस्थान होगा। वहीं अगर पूछे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा, क्या पूछे? सबसे छोटा, तो आंसर आपका क्या होगा? गोवा होगा। क्या होगा? गोवा होगा, ठीक है। अब यूटी को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या देखते हैं भाई? अरे मिट जा भाई साहब, क्या हो गया? क्या बैठा हुआ है भाई, मिट क्यों नहीं रहा है? ठीक है, चलिए अब यूटी को देख लेते हैं। यूटी अगर पूछे कि जो है क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी यूटी या सबसे छोटी यूटी, ठीक है ना। तो अगर सबसे बड़ी यूटी पूछे तो आंसर आपका क्या होगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार बता रहा हूं, तो आंसर आपका लद्दाख होगा। क्या होगा? अरे क्या हो गया भाई? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका लद्दाख होगा, ठीक है ना। क्या होगा? लद्दाख होगा। वहीं अगर सबसे छोटी पूछे तो आपका होगा लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप, ठीक है ना। फिर पूछे, ये तो क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। फिर अगर पूछे जनसंख्या के अनुसार, किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार पूछे सबसे बड़ी यूटी कौन सी है, तो आप बता ही सकते हो ऐसे, जो दिल्ली हमारी है वो उसमें कितनी जनसंख्या रहती है। अगर इसमें भी जनसंख्या के अनुसार भी सबसे छोटी यूटी पूछे, क्या पूछे? सबसे छोटी, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका लक्षद्वीप ही होगा। क्या होगा? लक्षद्वीप ओवरऑल में भी क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे छोटा है, और प्लस किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार भी सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो टोटल में आपको बताना है कि जो ऑप्शन आपके दिए गए उसमें विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा करता है, और इसी के कारण वो उपाधि कौन सी धारण करता है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो विक्रमादित्य की, किसकी? विक्रमादित्य की, साकिरादित्य की, किसकी? साकिरादित्य की, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट जो है वो उपाधि धारण करता है। यही जो है विक्रम संवत चलाता है। क्या चलाता है? विक्रम संवत भी कौन चलाता है? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रम संवत चलाता है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रख लो, जो समुद्रगुप्त है, जो आपका क्या है? समुद्रगुप्त, ये भी तो भाई उपाधि धारण करता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भारत का नेपोलियन। क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। और ये उपाधि इसे देता कौन है? तो ये विसेंट आयर। कौन देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। विसेंट आयर जो है वो समुद्रगुप्त को क्या, कौन सी उपाधि देता है? भारत का नेपोलियन। वही और भी इसे उपाधि दी जाती है प्रथम वीर। ये भी ये उपाधि जो है आपका क्या करता? धारण करता है। समुद्रगुप्त के ही दरबार में जो हरिसेन था, कौन सा था? जो दरबारी इसका कवि था उसका नाम क्या था? हरिसेन, जो कि क्या लिखता है? प्रयाग
प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। इसके अनुसार प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो समुद्रगुप्त था वो 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाता है। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ जो है आपका करवाता है, ठीक है ना। थोड़ा और ध्यान रख सकते हो इस वंश के बारे में। अगर पूछे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो आंसर होगा श्रीगुप्त। तो आंसर क्या होगा? श्रीगुप्त, ठीक है ना। अगर पूछे कि चंद्रगुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, क्या पूछे? वास्तविक संस्थापक, क्या पूछे? वास्तविक संस्थापक, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त। तो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, ठीक है ना। तो गुप्त वंश से इतनी जानकारी आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया विश्व प्रसिद्ध विख्यात हैं। किसके लिए विश्व प्रसिद्ध विख्यात हैं? तबला के लिए, गिटार के लिए, बांसुरी के लिए, या फिर सितार के लिए, या फिर सितार के लिए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था हरि प्रसाद जहां पर भी आ जाए, हरि का मतलब यहाँ पे भगवान होता है वैसे हरि का मतलब, लेकिन हम मान लेंगे यहाँ पे कृष्ण, और कृष्ण जी इनमें से क्या बजाते हैं? तो वल्ली वो बांसुरी ही बजाते थे। इस तरीके से भी आप कुछ लिंक कर सकते हो। वहीं बहुत फेमस एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है जाकिर हुसैन। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। क्या नाम है इनका? जाकिर हुसैन। ये जो है भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं और इनकी डेथ भी हो चुकी है। कब? सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना, सॉरी 15 लिखना है। क्या लिखना है? 15 दिसंबर 2024 को इनकी डेथ भी हो गई है, ठीक है ना। और भी तबला वादक हैं भारत के, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सितार ध्यान रख सकते हो। सितार रविशंकर। कौन है? रविशंकर नाम की एक पर्सनालिटी हैं। ये भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। कैसे ध्यान रखोगे? बहुत मतलब जो है ऐसा लिंक मैं बना दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है आपको। क्या कि देखिए, रवि मीन्स क्या होता है? रवि मीन्स आपका होता है सूरज। क्या होता है? रवि मीन्स आपका सूरज होता है। अब सूरज है क्या भैया? तारा ही तो है एक। क्या है? सूरज तारा नहीं तो क्या? सूरज तारा भी है। अब देखो सितार, ये इसमें भी तो तार आ रहा है, और सूरज खुद में खुद एक क्या है? तारा है। तो ऐसे भी लिंक आप बना के ध्यान रखोगे तब भी आपसे याद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा क्रिकेट में गली स्थित होती है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं तो उनके लिए आसान सवाल होगा। कह रहा पॉइंट और स्लिप के बीच में जो गली है वो स्थित होती है, या पॉइंट की स्थिति के समान एक उसमें स्थित होती है, या कबर के पीछे की जो जगह होती है उसमें स्थित होती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसमें जो है आई थिंक कुछ वो हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसके कारण मैं यहाँ पे ऑप्शन डी रख नहीं पाया हूं। लेकिन इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पॉइंट और स्लिप के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं? गली बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किस तैराकी शैली में तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? फ्री स्टाइल में ऑप्शन बी है, बैक स्ट्रोक में ऑप्शन सी है, बटरफ्लाई में ऑप्शन डी है, ब्रेस्ट स्ट्रोक में। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक स्टोर में जो स्विमर होते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। वहीं इस क्वेश्चन से आप एक चीज ध्यान रखो कि ये जो शब्द दिए गए हैं ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं? स्विमिंग से ही संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो भाई तो स्विमिंग से ही संबंधित है। कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द स्विमिंग से संबंधित है अथवा नहीं है। तो सभी के सभी फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक ये सभी के सभी स्विमिंग से संबंधित आपके शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? कह रहा है जम्मू कश्मीर से है, या फिर केरल से है, या फिर त्रिपुरा से है, या फिर तमिलनाडु से है। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर से आपका जो है
ट्यूलिप उत्सव है ये मनाया जाता है। असल में ट्यूलिप जो है ये गार्डन है जम्मू कश्मीर में, बहुत फेमस है। आपने ना देखा हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको जो है बहुत डिफरेंट टाइप के वहां पे फ्लावर्स की वैरायटी देखने के लिए मिल जाएंगी। और वहां पे टूरिस्ट अगर कोई जाता है तो यहाँ पे ट्यूलिप जो गार्डन है वहां पे वो जरूर ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आकर्षक यहाँ की जो नेचर है वो है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 18 मई 2023 को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है मिगुएल डियाज कैनेल को, ऑप्शन बी है अजय बंगा को, ऑप्शन सी है डेविड मालपास को, या फिर ऑप्शन डी है रॉबर्ट ई लुकास को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अजय बंगा। वर्तमान में भी और पहले 2023 की जो बात कर रहा है, और वर्तमान में भी ये आपके क्या है वर्ल्ड बैंक के क्या है आपके अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष बने। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों का जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका USA के वाशिंगटन में है। DC वाशिंगटन, DC जो वाशिंगटन इनका शहर है वहां पे इन दोनों का हेडक्वार्टर है। जो WB है, ठीक है ना, WB वर्ल्ड बैंक, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इसने अपना काम 1945 में करना जो है प्रारंभ किया था। ठीक है ना। चलिए अब हम 2024 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत के 16वें वित्त आयोग, 16वें जो वित्त आयोग है, जो 16वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अरविंद पनरगड़िया। कौन है? अरविंद पनरगड़िया। ठीक है ना। फिर पूछा जाएगा भारत के 51वें जो CJI है, CJI का मतलब है चीफ जज ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है तो उसको CJI बोलते हैं। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। इसका क्या होगा? आपका राइट जवाब होगा। ठीक है ना। कुछ और देखिए, राष्ट्रीय महिला, इनकी सभी की नियुक्ति 2024 में ही हुई है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं तो वो कौन बनी है? विजया रहटकर। ये जो कौन है? तो ये जो है भारत की वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। ठीक है। नियुक्तियां तो और भी काफी हुई है, क्योंकि इसमें हमें सारे क्वेश्चन करवाने तो हम बहुत अधिक जो है नहीं बता सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का ऑब्लिक्वी कहा जाता है। तारत्व कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है, या हर्टेज कहा जाता है, या आयाम कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आवृत्ति। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, अर्थात आवृत्ति। ठीक है ना। दोलन का मतलब ऐसे मान लो घड़ी होती है, टिक 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 करके चलती है, ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे यहाँ तक आती है, फिर वापस चली जाती है, इस तरीके से, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? दोलन, आवृत्ति। ठीक है ना। चलिए जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान एवं विकास किस प्रकार के क्षेत्र के उदाहरण है? अनुसंधान को समझते हो कि नहीं? पहले ऑप्शन देख लो भाई। ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है, ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? प्राथमिक क्षेत्र के हैं। ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र के हैं, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र के हैं, ऑप्शन डी चतुर्थ क्षेत्र के हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, चतुर्थक क्षेत्र के जो अनुसंधान एवं विकास है। इसका अनुसंधान का मतलब क्या होता है? आप इंग्लिश में खूब ही चाहे डेली आप सुनते हो, इसका मतलब होता है रिसर्च। ठीक है ना। क्या इसका मतलब होता है? रिसर्च, जिसे हम खोज बोल देते हैं, तो उसको ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसंधान। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ेंगे तो
कई कई किताबों में तो 3 ही क्षेत्रक दिए होते हैं, लेकिन जो किताबें अपडेट हैं तो उसमें 5 क्षेत्रक दिए होते हैं। कौन सा? पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका द्वितीयक हो गया, तीसरा आपका तृतीयक हो गया और चौथा आपका क्या हो गया? चतुर्थ हो गया, और एक 5वां भी अब आने लगा है। ठीक है ना। प्राथमिक में कौन कौन सी चीजें होती हैं? प्राथमिक में आपकी होती हैं जैसे कृषि। क्या होती है? जो कृषि है ना वो उसे हम प्राथमिक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें जो डायरेक्ट ही हमारी प्रकृति से जुड़ी होती हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट ही प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, तो उन सभी चीजों को हम किसमें रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। अब बताओ कृषि हमें कहां से मिली? तो भाई प्रकृति ने ही तो दी है, हमने थोड़ी ना उससे बना लिया। हाँ, हमने उसकी सेवा की होगी, ये हो सकता है, लेकिन दिया तो प्रकृति ने ही है। तो कृषि किसमें आएगी? आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जैसे पशुपालन, हम पशु की सेवा करते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम कोई बनाते थोड़ी ना उसे। जैसे पशुपालन, तो ये चीज किसमें आती है? आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। अगर पशुपालन तो बताइए भाई मत्स्य पालन, या जिसे हम क्या बोलते हैं मछली पालन, तो वो किसमें आएगा? वो भी इसी में आएगा। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया आपका, ठीक है ना। और खनन, और क्या? खनन जो खनिज पदार्थ होते हैं तो उनको निकालने का काम जो है, तो इतनी चीजें आपकी किसमें आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर हम इनसे जो हमें मटेरियल, कच्चा मटेरियल मिलता है उसको हम ले जाते हैं कुछ न कुछ बनाने के लिए। जैसे कृषि से भाई हम कुछ न कुछ ले जाएंगे, मान लिया गेहूं ले जाएंगे, है ना। गेहूं से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आटा प्राप्त हो जाएगा। तो आटे से हम कुछ न कुछ बना लेंगे। तो जो भी फैक्ट्रियां होती हैं, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं, या जो भी हम फैक्ट्रियां बोलते हैं, फैक्ट्रियां, ठीक है ना, फैक्ट्रियां, और क्या कह सकते हो, या मोटे तौर पे कह सकते हो जो विनिर्माण क्षेत्र होता है उसको हम किस में रखते हैं? द्वितीयक में रखते हैं। क्योंकि भाई हर चीज का निर्माण कहाँ होगा? कंपनी में ही तो होता है, फैक्ट्री में ही तो हर किसी का निर्माण होता है। तो द्वितीयक में हम किसे रखेंगे? सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, कंपनी, जहां पे चीजों को बनाया जाता है, ठीक है ना। अब तृतीयक क्या है? तृतीयक वह क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र होता है। क्या इसे बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आप अपने शहर जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, तो कहाँ कहाँ पे लिखा होता है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो जहां जहां पे लिखा होगा वो तृतीय क्षेत्र का ही होगा। जैसे बैंकिंग, जैसे बैंकिंग, बैंक में बताइए भाई कोई चीज बनाती है क्या? बैंक कोई चीज नहीं बनाती है, बस हम पैसा जमा करते हैं, हमारे पैसा उठा के जो है किसी दूसरे कस्टमर को दे देती है, तो वो क्या कर रही है? सेवा कर रही है। जैसे कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है ना, सॉरी हॉस्पिटल मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। बैंकिंग है, हॉस्पिटल है, जैसे कि होटल है, क्या है आपके? होटल है, रेस्टोरेंट है, होटल है, रेस्टोरेंट है। तो ये सारे के सारे, जैसे परिवहन है, क्या है? परिवहन। अब परिवहन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। रेल परिवहन है आपका, है ना, रेल परिवहन के अलावा में हवाई परिवहन है आपका, जल परिवहन है, ये सारे के सारे आपके सेवा क्षेत्र में आएंगे। वहीं कुछ ऐसे जो मोस्ट एक्सीलेंट वर्क होते हैं, जैसे अनुसंधान, तो इनके लिए बहुत ज्यादा ही दिमाग की जरूरत पड़ती है, तो उनको हम किस में रखते हैं? चतुर्थ में रखते हैं। किस में रखते हैं? चतुर्थ में रखते हैं। थोड़ा और समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ बनता है, तो ऐसा बनता है, ये 4 उदाहरण देगा या 4 मान लिया यही ऑप्शन देगा, कहेगा बताइए कि इनमें से जो सबसे ज्यादा नौकरियां, जो सबसे ज्यादा रोजगार दिए जाते हैं वो किस सेक्टर में दिए जाएंगे? तो आप अनुमान लगा सकते हो। कहा जाता है कि भारत जो है, भारत की लगभग में कहा जाता है 70% जो आबादी है वो कृषि पर ही निर्भर है। तो सबसे ज्यादा रोजगार कहां से मिलेगा? हमें कृषि क्षेत्र से ही मिलता है। भारत की जितनी जनसंख्या है लगभग में उसके 55% लोगों को जो रोजगार देती है वो हमारी खेती ही है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र ही है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, कहा जाता है कि जो जीडीपी होती है भारत की, क्या होती है? जीडीपी जो होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है, या इसे हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसका योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा होता है। आपको पता होगा जो बैंक होती हैं एक साल में बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट कमा लेती हैं। बैंक हैं आपके, होटल्स आपके हो गए, परिवहन हो गए आपके, जैसे हवाई परिवहन हो गया तो बहुत महंगा है और
बहुत ज्यादा ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना। चलिए, मेरा हितेन अपनी कलम का 28,875 रुपए अंकित करता है। कलम का 28,000 मतलब प्रिंट कितना करता है 28,875, और कलम को 20% की छूट देने के बाद भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है। कलम का सीपी, सीपी क्या होगा? कभी भी आपको अंकित मूल्य दे रखा है और लाभ और छूट मतलब या हानि या छूट दे रखी, तो हमें सीपी कैसे निकालना है भाई? अंकित मूल्य को लिखेंगे, जितनी छूट दे रखा है 20% छूट देगा तो मूल्य कितना बचा उसका 80, और फिर भी कितना कमा रहा है भाई? 40% लाभ कमा रहा है। 140 से उसको हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, तो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 से इसको काटे, 7 चौके 28, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35। अब 2 से इसको काट लें, 2 चौके 8, इसकी गुणा कर लेंगे, 125 चौके 500, 4,500, कितना आ जाएगा भाई? भाई 4 चक्कू 16,500, कितना आ जाएगा भाई? 16,500। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 110, 11 और 220 के लाशा और माशा का अनुपात। तो इनका भाई लाशा तो आप लोगों को आसानी से दिख रहा होगा भाई, 110, 11 और 220 का लाशा कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। और इनका माशा कितना होगा भाई? 11 होगा, तो 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 20:1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सोहन अकेले एक काम को 18 दिन में करता है, मोहन अकेले 36 दिनों में करता है, वे दोनों मिलकर एक कितने दिनों में काम करेंगे भाई? ये भी कोई क्वेश्चन है। सोहन कितने दिन में कर रहा है भाई? सोहन कर रहा है 18 दिन में, मोहन कर रहा है 36 दिन में। एलसीएम हो गया 36, 18 दूनी 36, 36 से कम 3 करें, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 4t बराबर 3v बराबर 12 यस है, तो टीवीएस का भाई हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। 4t बराबर में 3v बराबर में 12। देखिए साथ में होते हैं, मल्टीपल में बराबर में तो उनका रेशियो नहीं होता। इनका एलसीएम लेके इनको डिवाइड करेंगे। एलसीएम कितना है? 12, 12 से सभी को डिवाइड करेंगे। 12 1 कम 12, 3 चौके 12, 4 3 12, तो t बटे में 3 बराबर में v बटे में 4 बराबर में यस बटे में 1। और यही इनका रेशियो होता है जो बटे में होता है। इक्वल में बटे में होगा 3:4:1, 3:4:1, 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें कुछ नहीं भाई, बोर्ड मास का है। तो सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 540 तो आपका ऐसे ही रहेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 55 25, 5 चौके 20, और प्लस इसका गुणा करेंगे 2 चौके 8, 2 3 6, 68 और माइनस का 54, 68 से घटाएंगे, 8 से 4 गया 4, और 6 से 5 गया 1, 14 इसमें जोड़ेंगे तो 554 आ जाएगा। कितना? 554। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए? तो मैंने कहा भाई 980 से आप x घटा लीजिए और वो 1350 का कितना हो जाएगा भाई? 40% हो जाएगा बिल्कुल। तो 400, 4 पंचे 20, 4 3 12, 13 14, 4 1 कम 4 और 540, कितना इस पार आ गया भाई? 980, 540 को इस पार लाइए और x को उस पार ले जाइए, 0 से 0, 8 से 4, 504, 440 को घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी अकेले तौर पर एक काम को 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, और काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई ए 10 दिनों में करता है, बी आपका 12 दिनों में, और सी 15 दिनों में। टोटल कितना हो जाएगा? वर्क हमारा 60 हो जाएगा। 10 संगे 12 पंचे 15 चौके 60। कह रहा है बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं उसको छोड़ने मत दो, मैं कह रहा हूं उसको काम पे लगाओ भाई। 3 दिन बी 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 3 पचे 15 काम करेगा। ये वर्क है नहीं ना, तो इसमें हम जोड़ देंगे वर्क, 5 75 काम हो जाएगा। अब 5 4 9 6 15, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा 15 5 75। 5 दिन में काम समाप्त हुआ। कुल काम कितने दिनों में समाप्त हो गया? 5 दिन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक परीक्षा में रमेश को कुछ विषयों में 85 123 54 98 63 और 45 अंक मिले, औसत निकालना है। तो औसत क्या करना है भाई? इनको जोड़ के और डिवाइड कर देना। इनको जोड़ के हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले जोड़ेंगे भाई,
5 3 8 4 12 8 20 और 8 28, कैरी आपका कितना 2, 8 2 10 5 15 15 9 24 24 और 6 30 और 34 35 36 3 और 4 468, कितना है भाई 468 है। कितने लोग हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 विषय 6 से 6 सत्ते 42, कितना बचा यहाँ पर 4 6 48 78, एवरेज रेट एवरेज अंक कितने हैं भाई 78। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। 7,000 रुपए की धनराशि पर 36% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए अर्धवार्षिक रूप से जब भी संयोजित होगा तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, एक वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी भाई 2 छमाही हो कितनी। अगर टाइम बढ़ रहा है तो जायज कुछ ना कुछ घट रहा होगा भाई, रेट 36% से आधी हो जाएगी 18%, रेट कितनी हो जाएगी 18% हो जाएगी। आपको क्या निकालना है 7,000 पे, हम कह रहे हैं 7,000 पे आप पहले मिश्र धन निकाल लें या तो 18% का फ्रैक्शन वैल्यू करके सीआई भी निकाल सकते हैं। तो 2 वर्ष में 2 छमाहियों में 118 बटे में 100, फिर से 118 बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से जीरो। 118 का आपको एलसीएम वो क्या होता है इसका स्क्वायर आपको आसानी से मिल सकता है भाई। 118 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 18 जोड़ेंगे और 324 यहाँ पर जोड़ देंगे, 2 4 8 8 16 3 19, 2 और 3 1 13,924 और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 15 16, 7 में 63 और 1 64, 7 यहाँ 21 और 6 27, 7 कम 7 2 9, 97,468 और बटे में 10 था तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। मतलब ये आपका मिश्र धन है, अमाउंट है। तो सीआई कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट आपका इतना है तो सीआई कितना हो जाएगा, इसमें से हम 7,000 घटा देंगे, घटाइए भाई 8 6 4 7 2, 27,046, 27,046.80 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², क्या होता है 4πr², मतलब 4 22 बटे में 7, आर कितनी है 4.2 गुणे में 4.2, 7 छंग 42, 0.6 मल्टीपल करेंगे भाई 42 और यहाँ पे 4 है, इकाई का अंक अलग अलग है, यहाँ पर 6 भी है यहाँ भी 6, 22 गुणे में 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, 2 के बाद 5, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 आएगा, मतलब ये आपके 2 ऑप्शन कट हो गए। अब इसमें आपको बताना है 248 आएगा या 221.76 आएगा। मल्टीपल ही कर लेते हैं भाई इनका, 4 से पहले मल्टीपल, 4 दूनी 8, 11 गुणे में 8 इसका निकाल लेंगे, 8 से मल्टीपल करेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 1 41, 8 दूनी 16 4 20 और पॉइंट 2 के बाद। अब 11 का ट्रिक है आपके पास, 6 7 1 और कितना बचा 1 2 और 2 और 2 के बाद पॉइंट, 221.76, 221.76 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो इसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है। एक कार का विक्रय मूल्य 11,440 रुपए, यदि कार को 45% की छूट पर बेचा गया, अंकित मूल्य 11,44, कितने पे छूट पे बेचा गया भाई, अंकित मूल्य ज्ञात करना, तो 100% की वैल्यू निकालनी है और छूट 45 की दे दी है तो 55 पे बेच लिया, और 11 पचे 55, 11 कम 11, 11 चौके 44, 5 से और 5 से किसी को डिवाइड करें, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 208 और 00, ये 208 और 00 20,800, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 45,000 रुपए ऋण लेता है तो 5 वर्ष बाद सुंदर का ब्याज कितना होगा, कितना रुपए लेता है भाई 45,000 लेता है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है रेट इनटू टाइम, रेट है 8%, टाइम है आपका 5 वर्ष, 8 पंते 40% की वैल्यू आप निकाल दीजिए डायरेक्टली, 0 से 0 0 से 0, 45 चौके कितना होता है 180 होता है, और 00 ये वाला है 18,000, 18,000 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
15 संख्याओं का औसत 33 है और 33 संख्याओं का औसत 15 है, सभी संख्याओं का औसत। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत कितना है 33, तो कुल कितना हो जाएगा भाई 15 तियां 45, 15 तियां 45 और 4 49 होता है। और 33 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तो 495 इस बार 5 5 10 9 9 18 को 19 4 4 8 990 टोटल हो गया। संख्याएं टोटल कितनी है भाई 5 3 8 और 3 और 4 48 संख्याएं डिवाइड कर देंगे 4 990 990 टोटल है, बटे में कितना है भाई 48। किससे डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से डिवाइड करें, पहले 3 से डिवाइड कर दें। 3 एकम 3 तिछाक 18 3 तिया 9 3 तिया 9 0। अब 2 से डिवाइड करें 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 2 छंग 12 2 पंचे 10 165 बटे में 8 165 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16 कट 5 जीरो बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे, लगभग में 20.625 आ जाएगा। क्योंकि और सभी क्या है यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 27 है, तो 20 पॉइंट करके आ रहा है, तो मतलब 20.625। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए अंकित मूल्य व्यापारी को बेचने पर कितने रुपए में वस्तु बेची थी भाई 1600 रुपए में, 20% की हानि होती है और 25% का लाभ लेना है, तो 125 लेना है, मतलब 125 और 20% पे बेचा तो 80। 0 से 0 8 दूनी 16 20 और 125 की गुणा करेंगे 125 दूना कितना होता है 250 होता है, और ये 0 ये वाला बढ़ा दीजिए 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योगफल 810 है। वर्गों का योगफल कितना है, अब संख्याओं का अनुपात है तो संख्याएं क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी 1x। वर्गों का योगफल मतलब 9x² प्लस में x² बराबर में कितना है 810 है। 10x² बराबर में कितना है 810 है, तो 10 से ये 0 तो x² बराबर कितना है 81, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9 होगी। x की वैल्यू कितनी हो गई 9 और 3x की 9 3 27 हो गई। आपसे पूछा गया संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा भाई सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो ए की आय है बी की आय से 20% अधिक है, इसकी 100 मानेंगे, इसकी 120 होगा, क्लियर। और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय है वो सी की आय से 30% अधिक, इसकी 100 अगर मानेंगे तो इसकी 130। ठीक है, इनका हमें रेशियो निकालना है, तो यहाँ से 0 0 0 0 ये उनका रेशियो होगा। तो ए बी सी का रेशियो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर 12 10 13 10, तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर भी यहाँ 13 आ गया। अब ये किससे कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं, 2 छंग 12 2 पंचे 10 2 पंचे 10, और किसी से कट रहे हैं नहीं, 13 छक्का 78 13 पच्चे 65 और 10 पच्चे 50। अब आपसे पूछा गया सी की आय ए की आय से कितने % कम है। सी की आय ए की आय से कितनी कम है भाई 28 कम है, तो नीचे किसको रखेंगे अधिक वाले को, 78 गुणे में 100 हो जाए। किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 3 6 2 9 18 2 एकम 2 2 चौके 8 1400 को 39 से डिवाइड करेंगे, 39 से किसको 1400, कितनी बार जाएगा 4 3 12 3 बार जाना चाहिए बिल्कुल। 3 नेम 27 3 नेम 27 का 7 3 3 9 9 2 11 10 से 7 गया 3 और 3 से 1 गया 2 23। अब ऊपर अब कितनी बार जाएगा 4 छंग 24 240 होता है, 6 बार तो नहीं जाएगा, लगभग में 5 बार जाना चाहिए। कितनी बार जाना चाहिए ये 5 बार जाना चाहिए, कितना 35 लगभग में कितना आ जाएगा 35 तो आ ही रहा है, तो 32 भी नहीं है 30 भी नहीं है 40 भी नहीं है, 35 प्लस आएगा मतलब लगभग में 36% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है भाई, संख्या के अंकों का योगफल जो है 9 से कटना चाहिए। 5 4 9 4 13 आ रहा है, इसका नहीं कटेगा 9 से। 8 4 12 8 4 12 12 कितना होता है 24, 9 से नहीं कटेगा। 8 8 16 4 20 5 25 9 से नहीं कटेगा। 8 4 12 4 16 2 18 9 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है यदि उस मोबाइल को 2 गुने में बेचना। भाई मैंने कहा 10% का लाभ मतलब 100 रुपए की वस्तु 110 रुपए में बेचना, क्लियर।
तो 10% का लाभ हुआ। अब मोबाइल वो 2 गुने में बेचे, मतलब पहले कितने में बेच रहा था 110 में, अब कितने को बेचे भाई, वही चीज अब वो बेचे 2 गुने में 220 रुपए में बेचे, तब लाभ कितना होगा, 100 रुपए की चीज 220 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 120 का लाभ ले रहे हैं। कितने पे, 100 पे, गुणे में 100 करेंगे, परसेंटेज निकल के आ जाएगा, 100 से 100 गया, कितना बचा, 120% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 68, 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल बचता है। तो इसमें कुछ नहीं करना भाई, इन सभी संख्याओं का अंतर निकाल लेना, सभी संख्याओं का अंतर निकालना है। तो 68 से 102 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 से 8 गया 4, 34, यहाँ से घटाएंगे तो मतलब 34 आएगा, या 34 आ रहा है, इनका एचसीएफ कितना होगा भाई, 34 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी, भाई दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो उनकी सापेक्ष मतलब उनकी दूरी मतलब कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी दोनों की दूरी, 9 6 1560, दूरी कितनी हो गई 1560। टाइम कितना लग रहा है उनको, 24 सेकेंड। तो स्पीड दोनों की सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, 1560 बटे में 24। किससे कट रहा है भाई, 6 से कटेगा कि नहीं, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 260, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 65 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई, क्या आ गई, स्पीड आ गई। दोनों की चालें समान है और ये दोनों की चालें समान है, तो एक की चाल कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आधी। और किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे भाई। तो 65 गुणे में 18 बटे में 5, 13 पच्चे 65, मतलब 13 गुणे 18, ये चाल हो गई सापेक्ष गति। एक की अगर हम पूछें, एक ट्रेन की, तो फर्स्ट वाले की कितनी हो जाएगी, इसकी आधी होगी ना, तो आधी कर दो, यहीं पे गुणा करने से पहले 2 ने 18, 13 ने 117 किलोमीटर प्रति घंटा, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर, हिंदी वाला पार्ट हमारा आ गया। इसमें कह रहा है कि क्या गलत है, जो गलत है उसी पोर्शन को आपको बताना है। आपका वाक्य, राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती हैं। कह रहा है इनमें से गलत क्या है, ऑप्शन ए सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने, ऑप्शन बी कह रहा कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी कह रहा राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी, ऑप्शन डी कह रहा पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात ये जो वाक्य आपका दिया गया है इसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं। जब कोई मिस्टेक नहीं है तो ऑप्शन बी ही आपका क्या होगा, राइट जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ऐसी तैसी करना। भाई गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। हम अपने गांव में भी लोगों को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब लोग नाराज हो जाते हैं तो लोग कहते हैं ऐसी बात कि हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो क्या मतलब होगा, भेद खुल जाना, बिल्कुल गलत है। अपना नुकसान स्वयं ही करना, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी बुरी दुर्दशा करना, ऑप्शन डी अपने आप में संतुष्ट रहना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई लोगों को जब गुस्सा आता है तो लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, मतलब तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार करेंगे, दुर्दशा तुम्हारी हम कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं अपना नुकसान स्वयं ही करना, इसको लोग कहते हैं कि भाई क्या बताएं, हमसे एक गलती हो गई जिससे हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, देशज विदेशज शब्द, देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे कह रहा है कितने डैश है, हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझ पाए, पेशा, कितने पेशा हो तुम, कुछ बताओ, सेंस बन रहा है, कुछ इस पेशा का मतलब होता है। ठीक है ना, बेरहम, बिल्कुल भाई ऑप्शन बी ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका राइट जवाब होना चाहिए।
आप यहाँ पे रखकर भी देख लीजिए बेरहम को, और जो है ये बिल्कुल सेटिस्फाई भी हो रहा है। कितने बेरहम हो तुम जो इसका दर्द भी नहीं समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विलोम बताना है आपको, मित्रता ही तुम्हें आगे ले जाएगी। मित्रता का विलोम क्या होगा? बंधन, कह रहा बंधन इसका विलोम होगा, या निर्मलता इसका विलोम होगा, या रंजिश इसका विलोम होगा, या शत्रुता इसका विलोम होगा। तो भाई जो ऑप्शन डी है शत्रुता, वो मित्रता का क्या होगा? वो विलोम होगा। ठीक है ना। वहीं आपने एक शब्द सुना होगा, वहीं आपने एक शब्द सुना होगा, क्या? मैत्री। मैत्री, ये मैत्री क्या होती है? मैत्री होती है मित्रता की इच्छा। क्या होती है? मित्रता, मित्रता की इच्छा, उसको हम क्या बोलते हैं? मैत्री, उसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। बंधन, भाई बंधन किसका होगा? स्वतंत्र। स्वतंत्र, स्वतंत्र का बंधन का उल्टा क्या होगा? स्वतंत्र। या कैसे तो स्वतंत्र का उल्टा क्या होगा? बंधन। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमें क्या करना है? कह रहा रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें, उसे शक मत करो। कह रहा इनमें से ये गलत है, इनमें से सही जो है क्या होगा? परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, आप इसको पढ़िए और फिर बताइए क्या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? भाई है। उसे शक मत करो, ऑप्शन डी। उस पर शक मत करो, ऑप्शन सी। उससे शक मत करो, ऑप्शन डी। उसमें, उसमें पर शक मत करो, पता नहीं क्या क्या कह रहा है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। उससे शक मत करो, भाई गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका राइट जवाब हो जाएगा, उस पर शक मत करो। ये तो बिल्कुल आसान है, हम बोलचाल की भाषा में ऐसा कहते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गीदड़ भभकी। क्या मुहावरा है? मुहावरा है गीदड़ भभकी, चालाकी दिखाना, कमजोर द्वारा धमकाना, महामूर्ख निश्चित रहना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, इसका मतलब होगा कमजोर द्वारा धड़काना। ठीक है ना। धमकाना, धड़काना नहीं भाई, धमकाना। चलिए इसमें हमें देशज विदेशज इसमें चयन करना। ठीक है ना। कह रहा कोमल के, कोमल के और आगे डैश है। कह रहा यहाँ पे क्या है? काफी सुंदर है। क्या? कोमल के कमीशन काफी सुंदर है, तो कमीशन भाई यहाँ पे फिट हो जाएगा? बट नहीं फिट होगा। कोमल के इंटर काफी सुंदर है, इंटर का मतलब तो प्रवेश होता है, यहाँ पे तो नहीं बन रहा है। ईयरिंग, कोमल के ईयरिंग काफी सुंदर हैं, या कोमल के कंपनी काफी सुंदर है, कंपनी के लिए तो की का यूज होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, कोमल के ईयरिंग कितने सुंदर हैं। ईयरिंग का मतलब है जो लड़कियां कान में पहनती हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? ईयरिंग बोलते हैं, या हिंदी में शायद आई थिंक झुमका बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें बताना है क्या गलत है। जब मैं जाऊं तब 3 लड़कियां और 2 बालकों का ध्यान रखना, इसमें गलत क्या है? तब 3 लड़कियां, जब मैं जाऊं का ध्यान रखना और 2 बालकों, तो इसमें गलत क्या होगा? ऑप्शन ए, तब 3 लड़कियां, इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे बालकों कर रहा है और यहाँ पे लड़कियां कर रहा है, बल्कि होना चाहिए था लड़कियों। आपका सही शब्द ये होना चाहिए था, सही वाक्य। जब मैं जाऊं तब 3 लड़कियों और 2 बालकों का ध्यान रखना, तो इसीलिए आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तब 3 लड़कियां, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है इसमें क्या करना है? सही वर्तनी बताना है रीतिकाल की। यह परंपरा तो रीतिकाल से चली आ रही है। कह रहा रीतिकाल की जो सही वर्तनी है, जो सही स्पेलिंग है वो बताइए। रीतिकाल ऐसे लिखा जाएगा, या रीतिकाल लिखा जाएगा, या रीतिकाल लिखा जाएगा, या रतिकाल लिखा जाएगा? तो 2 तो आप ऐसे देखकर ही काट सकते हो। रीतिकाल नहीं होता है, इसमें बड़ी पाई लगेगी और इसमें छोटी पाई लगेगी, होगा रीतिकाल। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तालाब, तालाब का पर्यायवाची पूछा है। कह रहा सूर होगा या सर होगा, या सुर होगा या सिर होगा? तो भाई ये वाला तो सिर आपका क्या होता है? जो हमारी खोपड़ी होती है, क्या होती है? खोपड़ी। तो ये तो इसका होगा खोपड़ी का। सुर, भाई सुर, सुर, सुरताल, सुरताल, तो ये तो उसमें आ जाते हैं, बल्कि वो तालाब का पूछ रहा है। सूर, इस सूर का मतलब क्या होता है? अंधा। क्या मतलब होता है? अंधा। इस सूर का मतलब होता है। ऑप्शन बी आपका राइट जवाब हो जाएगा, अर्थात जो तालाब का आपका
पर्यायवाची होगा वो सर होगा। सर होता है आपका तड़ाग, तड़ाग, तड़ाग भी आपका क्या होता है, तालाब का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जो बीत गया हो, कह रहा है कि उसे क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं, अतिक्रमण कहते हैं, या अद्यतन कहते हैं, या अथाह कहते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात उसे हम अतीत कहते हैं। लोग कहते भी हैं कि भैया अपने अतीत को याद करके क्यों जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। अतीत का मतलब होता है कि जो हमारा समय निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। अतिक्रमण क्या होता है, अतिक्रमण का मतलब होता है अनैतिक तरीके से, अनैतिक तरीके से क्या करना, किसी चीज के ऊपर कब्जा कर लेना, जगह के ऊपर कब्जा कर लेना, तो उसको बोलते हैं अतिक्रमण। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि कहीं एसडीएम जाते हैं अतिक्रमण को हटवाने के लिए, या कहीं डीएम जाते हैं, या कहीं उच्च लेवल के जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो अतिक्रमण को हटाने के लिए जाते हैं। ठीक है ना। अद्यतन क्या मतलब होता है, अद्यतन का मतलब होता है नया। क्या मतलब होता है, नया। अथाह का मतलब होता है जो बहुत गहरे, जो बहुत, मान लो कोई नहर है या मान लीजिए कोई तालाब है जो बहुत गहरा है, तो उसको बोलते हैं अथाह। कहते हैं भाई थाह ही नहीं लग रही है, कितना गहरा है। जैसे समुद्र को बोल सकते हो भाई अथाह गहरा होता है, क्योंकि उसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। कौन सा भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। सुरेश की बात की डैश है को समझना बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है इनमें से क्या आएगा, चप्पल, सॉरी चप्पल नहीं, चप्पल। सुरेश की बात की चप्पल को समझना बहुत जरूरी है, या सुरेश की बात की गड़गड़ाहट को समझना बहुत जरूरी है, या सुरेश की बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है, या सुरेश की बात की कटु को समझना बहुत जरूरी है। तो इनमें से आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश की बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कह रहा वहां पे जो खाली स्थान दिया गया वहां पे क्या भरा जाएगा। किसी किसी को देखकर ही समझ में आ जाता है कि वह कितना सादगी से भरा हुआ है। यहाँ पे आई थिंक अपोजिट वर्ड आना चाहिए, हाँ विलोम शब्द। क्या आएगा यहाँ पे, विलोम शब्द। कह रहा सादगी का इनमें से विलोम क्या हुआ, सिधाई। भाई ये सिधाई जो है वो उल्टा नहीं है आपका, वो तो पर्यायवाची है। कहते हैं कि भाई ये बंदा जो बहुत सीधा है। ठीक है ना। फिर ऑप्शन बी आडंबर, ऑप्शन सी अवज्ञा, ऑप्शन डी है अनार्य। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी, अर्थात जो सीधा है तो उसका उल्टा क्या होता है, आडंबर। क्या होता है उल्टा, आडंबर। ठीक है ना। अवज्ञा क्या होता है, तो भाई आज्ञा का उल्टा होता है अवज्ञा। किसका उल्टा होता है, आज्ञा का उल्टा होता। अनार्य, अनार्य ये आर्य का उल्टा होता है। किसका, आर्य। और आर्य का मतलब क्या होता है, कुलीन। क्या मतलब होता है, कुलीन। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कुलीन या फिर आर्य बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। कह रहा पर्यायवाची शब्द बताइए। भाग्य का इनमें से क्या पर्यायवाची शब्द है, वजन, नसीब, कुरूप या फिर विदूषक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नसीब जो है वो भाग्य का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। कह रहा किसी बीमारी में पकड़कर फिर उसके इलाज के लिए इधर उधर भागना और बहुत खर्चा करना, इससे डैश है आज से ही योग के लिए वक्त निकालना। कह रहा इससे मुताबिक है आज से ही वक्त निकालना, या कह रहा इससे बेहतर है आज से ही योग के लिए वक्त निकालना, या इससे हिसाब है आज से ही योग के लिए वक्त निकालना, या इससे विकास है आज से ही योग के लिए वक्त निकालना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत खर्चा करना। इससे बेहतर है कि आज से ही योग के लिए वक्त निकालना। ओके। क्वेश्चन नंबर
अब हमें भरने पड़ेंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी पड़ेगी। कह रहा एक्सप्रेस वे के जरिए प्रदेश की डैश को बेहतर बनाने के साथ, कह रहा प्रदेश की टैंक को बेहतर बनाने के साथ, ये शब्द थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ ठीक है, एक्सप्रेस वे ध्यान रखना, ठीक है ना। कह रहा है क्या आएगा यहाँ पे, टैंक को बेहतर बनाने या ऑफिस को बेहतर बनाने। भाई ऑफिस को, एक्सप्रेस वे की बात कर रहा है, फिर ऑफिस की बात कर रहा है। समन को बेहतर बनाने के साथ या कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कनेक्टिविटी आपका क्या होगा, राइट जवाब हो जाएगा। कनेक्टिविटी कहते हैं किसे, कनेक्टिविटी का मतलब होता है हम एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से जोड़ते हैं, उसी को हम कनेक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांस आपका पोर्ट होता है, ये वाला सा नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, यानी हिंदी में लिख लें परिवहन। तो जो परिवहन है, परिवहन में भी रोड वगैरह शामिल होती है, तो उसी को तो हम लोग क्या बोल देते हैं, कनेक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे कनेक्टिविटी हमने भरी थी। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही अब इसके डैश औद्योगिक केंद्रों की, इनके बाएं औद्योगिक केंद्रों की, अब इनके किनारे औद्योगिक केंद्रों की, या अब इनके सीधे औद्योगिक केंद्रों की, या अब इनके गोलाकार औद्योगिक केंद्रों की। तो यहाँ पे आना चाहिए आंसर ऑप्शन बी, अब इनके किनारे औद्योगिक केंद्रों की, औद्योगिक केंद्रों की। कह रहा भाई हमने रोड बना दी, अब रोड के किनारे हम क्या करें कि जो कंपनीज हैं, जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, उसको जो हम क्या करेंगे, उनके केंद्रों की क्या करेंगे, आगे देखो। कह रहा औद्योगिक केंद्रों की कह रहा 3 में क्या आएगा, के लिए, किसके लिए, प्रभाव के लिए, स्थापना के लिए, या नाटक के लिए, या बंद के लिए। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके स्थापना के लिए औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने की, अब कह रहा नंबर 4 में क्या भरोगे, औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने की। ऑप्शन 4 में कह रहा है यहाँ पे क्या भरोगे, वर्तमान पर, या षड्यंत्र पर, या योजना पर। तो किस पे भाई, योजना पर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी, अर्थात योजना पर, ठीक है ना। आज की वीडियो और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा यहाँ पे क्या भरा जाएगा। यहाँ तक तो हमने भर लिया था, योजना पर शुरू किया गया है, क्या शुरू किया गया, पीड़ा शुरू की गई है, या अमल शुरू किया गया है, या दुख शुरू किया गया है, या फिर प्रेम शुरू किया गया है। तो भाई दुख प्रेम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है अमल की। अमल का मतलब उस पे काम शुरू हो गया, विचार विमर्श उस पे जो है शुरू हो गया, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने ये मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।